अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो कादिर मुतलिक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे कि मोटरवे ज्यादती केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम थाने में पेश हो गया। मुलजिम वक़ारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन पेश हुआ। मुलजिम वक़ारुल हसन का जुर्म मानने से इनकार। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज तस्वीर जारी की थी। आपको बताएं, मोटरवे ज्यादती केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम थाने में पेश हो गया। मुलजिम वक़ारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ। मुलजिम वक़ारुल हसन का जुर्म मानने से इनकार। पुलिस ने गुज़श्ता रोज तस्वीर जारी की थी। मजीद जाने के ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना गुजरपुरा वाकया है जहाँ पे रोज बरोज जो है वो केस में नई डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। और आज हमने देखा कि कल बाकायदा तौर पे जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुज़ार, IG पंजाब इनाम गनी और सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात फयाजुल हसन चौहान ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दोनों मुल्जिमान की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई और उसके साथ साथ इनका नाम पता जो है वो भी बताया गया। लेकिन ये कहा गया था कि दोनों मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। और आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पे जो मुलजिम आबिद अली है वो तो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया, लेकिन जो दूसरा मुलजिम जिसकी तस्वीर जारी की गई थी वक़ारुल हसन शाह, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो रात गए हमारे ज़राए के मुताबिक वो थाना CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ है। जबकि जो लाहौर पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उसकी जानिब से किला सितार शाह शेखुपुरा में जो है वो ये छापा मारा जा रहा था। और IG पंजाब ने कल बाकायदा तौर पर बताया कि जब छापा मारा गया सिविल कपड़ों में, सिविल गाड़ियों में, तो जो आबिद अली है वो वहां से फरार हो गया अपनी बीवी के हमरा। जबकि जो मुलजिम वक़ारुल हसन है, जब उसको भी पता चला तो वो भी फरार होने में कामयाब हुआ। लेकिन वहां जो अहम पेशरफ्त हुई वो ये पेशरफ्त थी कि मुलजिम वक़ारुल हसन के भाई को जो है वो पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था। और ज़राए ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात जो है रात गए मुलजिम वक़ारुल हसन के वालिद ने जो है वो मुलजिम वक़ारुल हसन को पेश किया है CIA थाना मॉडल टाउन में। और अब जो है वो मुलजिम से बाकायदा तौर पे तफ्तीश जारी है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने जो है वो जुर्म मानने से इनकार किया है। मुलजिम का कहना है कि वो इस जुर्म में मुलव्विस नहीं है। लेकिन जब मरकजी मुलजिम आबिद अली का जो है वो शनाख्त हुई और उसका DNA मैच हुआ, तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पे आबिद अली के जब कार रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें पुलिस कहना है कि बाकायदा तौर पे वक़ारुल हसन का नाम और नंबर जो है वो वहां से मौसूल हुआ, जिसपे जो है वो ये देखा गया कि मुलजिम आबिद अली जो मरकजी मुलजिम है और वक़ारुल हसन दोनों का आपस में काफी दिनों से जो है वो राब्ता जारी है। लेकिन अब जो है गुज़श्ता रात जो है वो वक़ारुल हसन जो है वो CIA थाना मॉडल टाउन में पेश हुआ और जुर्म मानने से जो है वो अभी भी इनकार कर रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक मरकजी मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक जो है वो ना तो वक़ारुल हसन को जो है वो छोड़ा जाएगा और ना ही मजीद जो तफ्तीश है वो की जाएगी। क्योंकि जो मरकजी मुलजिम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2013 में भी जो है वो ऐसी वारदात में शामिल रहा जहां उसने दौरान डकैती एक माँ और बच्ची को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया था। और अब जो है उसकी तलाश जारी है, क्योंकि वही मरकजी मुलजिम है और वही बाकायदा तौर पे तमाम तहकीकात जब उससे होंगी तो उससे जो है दीगर पता चल सकेगा कि दूसरा साथी कौन है। लेकिन जो सही ज़ैन ये वाज़ेह कीजिएगा, जिस तरह से भी आपने बताया कि वकार का मरकजी मुलजिम के साथ बहुत करीबी ताल्लुक था और वकार के भाई को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद वकार के वालिद ने वकार को पेश किया है। जिस तरह से आबिद का DNA टेस्ट किया गया था और उसके बाद वो मैच हुए, क्या वकार के भी इसी तरह से तमाम तर टेस्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल, टेस्ट किए गए हैं। अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, क्योंकि जो अभी तक कंफर्म है वो यही है कि जो मरकजी मुलजिम आबिद अली है उसका DNA बाकायदा तौर पर मैच किया है। और
जो जियो फेंसिंग की गई थी वहाँ करोड़ गांव के इलाके में, वहाँ पे भी जो है जो कुछ लोगों के डीएनए टेस्ट लिए गए थे, उनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो एक तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है, दूसरा पुलिस तब तक जो है वो मजीद यकीन नहीं कर रही जब तक मरकजी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं होता, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि 14 रोज कबल जो है वो वकारुल हसन जेल से बाहर आया था, क्योंकि ये एक डकैती के मुकदमे में जो है वो जेल में था, और 14 रोज से जब ये जेल से बाहर आया तो उसके बाद से मुसलसल ये मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथ जो है वो राब्ते में था। और उसी तरह जैसे ही मरकजी मुलजिम का डीएनए मैच हुआ, उसकी मालूमात हासिल की गई, तो उसका जो मोबाइल नंबर और उसने जिस शख्स से राब्ता करने की कोशिश की है, जिस शख्स से उसका राब्ता हुआ, तो उनमें सरे फहरिस्त जो है वो वकारुल हसन का नाम था। और इसी बना पे पुलिस ने कल जो है वो बाकायदा तौर पर जिला शेखुपुरा किला सतार शाह में जो है वो छापे भी मारे, जहाँ से आईजी पंजाब इनाम गनी के मुताबिक दोनों मुलजिमान जो हैं वो फरार होने में कामयाब हुए थे। लेकिन एक अहम पेशरफ जो वहां हुई थी वो ये थी कि मुलजिम वालिद ने जो है वो सीआईए थाना मॉडल टाउन में मुलजिम को पेश किया है, और मुलजिम ताहाल जो है वो यही कहता नजर आ रहा है कि वो इस जुर्म में मुलविस नहीं है। लेकिन पुलिस के मुताबिक कि उनके पास जो है जब तक मरकजी मुलजिम आबिद अली गिरफ्तार नहीं होता तब तक जो है मजीद कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अभी जो है वो तफ्तीश जो है वो मुलजिम से जारी है। जी अच्छा वकार, ये बताएगा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुलजिम वकारुल हसन ने जुर्म मानने से भी इनकार कर दिया है, जबकि मरकजी मुलजिम भी अभी तक फरार है, वकार का अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, अगर मैच नहीं होता, तो तब भी क्या हिरासत में रखा जाएगा वकार को? जी बिल्कुल, अगर वकार का डीएनए टेस्ट मैच नहीं होता तब भी वकार को हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि बाकायदा तौर पे जब मरकजी मुलजिम आबिद अली की शनाख्त हुई तो ये बताया गया कि बाकायदा तौर पे एक गैंग है जो इस सारे वाक़े में मुलविस होता है। तो इस वाक़े में भी ये समझा जा रहा है कि ये दो जो हैं वो मुलजिमान मरकजी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई गैंग इनके साथ जो है वो शामिल है जो डकैतियां करता है और डकैतियों के बाद इस तरह की वारदात जो है वो करता है। इसलिए वकारुल हसन को ताहाल पुलिस जो है वो अपनी हिरासत में रखे हुए है, क्योंकि मरकजी मुलजिम जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि मरकजी मुलजिम से जब तफ्तीश की जाएगी तो उसमें जो है पुलिस के मुताबिक के बहुत सारे जो राज हैं वो भी आया होने के जो हैं वो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस ने जो है वकारुल हसन को अपनी हिरासत में रखा हुआ है, और जब तक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता, खास डीएनए मैच हो या ना हो, वकारुल हसन जो है वो पुलिस की तहवील में ही रहेगा। तो जैन वकार मुसलसल मरकजी मुलजिम के साथ राबते में था, इब्तदाई तहकीकात में क्या कुछ हकाइक मिल सके हैं? क्या आबिद के हवाले से कुछ वकार ने बताया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी तफ्तीश जो है वो जारी है, क्योंकि हमने देखा कि जब गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब ने ये बताया था कि जैसे ही उन्होंने किला सदार शाह जिला शेखुपुरा में रेड की सिविल कपड़ों में और सिविल गाड़ियों में, और जैसे ही वो आबिद अली के घर के बाहर रुके तो आबिद अली अपनी बीवी के हमरा जो है वो खेतों में फरार हो गया, जबकि आबिद अली की जो बेटी है वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। तो उसके बाद से जो है जाहिर है जब एक मुलजिम को इल्म हो जाए कि पुलिस उसके इतना करीब पहुंच गई है तो उसके बाद मोबाइल नंबर भी बंद हो जाते हैं और राब्ते जो हैं वो भी मुनक़ता कर दिए जाते हैं। तो यही कुछ सूरत हाल है, क्योंकि जैसे ही मुलजिम आबिद अली फरार हुआ उसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो वकारुल हसन के घर पे छापा मारा गया, तो वकारुल हसन भी घर पे मौजूद नहीं थे, वो भी वहां से जा चुके थे। लेकिन वकारुल हसन के भाई को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था, और गुज़श्ता रात जो है वो वकारुल हसन के वालिद वकारुल हसन को लेकर सीआईए थाना मॉडल टाउन में पेश हुए हैं, और मुलजिम जो है इस वक्त थाना सीआईए मॉडल टाउन में मौजूद है, और पुलिस की जानिब से जो है वो मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। अच्छा जैन, वकार से तो तफ्तीश की जा रही है, मजमूई तौर पर इस केस में इब्तदाई तहकीकात जो की गई है अभी तक उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? पुलिस की तरफ से कहाँ कहाँ छापे मारे गए हैं? कुछ शवाहिद, कुछ हकाइक मिल सके हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि मरकजी मुलजिम जो है उसके हवाले से जो है वो पुलिस कंफर्म है, बाकायदा तौर पे जो है वो डीएनए सैंपल जो है वो भी मैच हुआ कि खातून की गाड़ी के शीशे पे जो खून था और जो कपड़ों से नमूने हासिल किए गए थे। इसके अलावा जो 2013 में जो डेटाबेस में फोरेंसिक की जो रिकॉर्ड मौजूद था उससे जो है वो मरकजी मुलजिम जो है आबिद अली, उसका इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर उस पर यकीन दहानी जाहिर की जा रही है कि यही मुलजिम जो है वो इस वाक़े में मुलविस है। लेकिन अगर वकारुल हसन की बात की जाए तो वकारुल हसन के हवाले से पुलिस ने जो है वो मरकजी मुलजिम आबिद अली का फोन रिकॉर्ड जब चेक किया तो वहां पे जो है ये देखा गया कि मरकजी मुलजिम के साथ वकारुल हसन बाकायदा तौर पर राब्ते में है, जिसकी वजह से वकारुल हसन के घर छापा मारा गया, और छापा मारने के
کے بعد جو ہے وہ وقار الحسن وہاں پہ جب نہیں ملا تو اس کے بھائی کو حراست میں لیا گیا. ابتدائی معلومات کے مطابق ابھی جو کنفرم ہے, جو شواہد ملے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مرکزی ملزم عابد علی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں, اور اب جو ہے وہ پولیس سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے کہ کس طرح مرکزی ملزم عابد علی کو گرفتار کیا جائے تاکہ مزید پتہ چل سکے کہ اس کے ساتھ اس واقعے میں کون کون افراد شامل تھے, کیونکہ جو 2013 میں گینگ ریپ ہوا اس میں بھی دیکھا کہ ایک پورا گینگ تھا جو جائے واردات پہ گیا اور وہاں جا کے انہوں نے کارروائی کی, اور یہاں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ملزم مرکزی ملزم ہے عابد علی, اس کے ساتھ جو ایک ملزم وقار الحسن جس کا بتایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کوئی سہولت کار جو تھے وہ بھی موجود تھے جو جنہوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا اور وہاں سے واپس لے کے آئے, کیونکہ پولیس نے جو جائے وقوع سے نشانات ملے ہیں وہاں سے دو قسم کے جوتوں کے نشان ملے ہیں, تو اس سے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ جائے واردات پہ جو ہے وہ صرف 2 ملزمان ہی آئے ہیں, باقی ملزمان جو ہیں وہ کہیں انہوں نے سہولت کاری کی ہے, وہاں تک پہنچایا اور اس کے بعد وہاں سے لے کے چلے گئے, کیونکہ کرول گاؤں سے شیخو پورے کا جو فاصلہ ہے وہ بھی خاصا ہے, تو اس لیے بغیر سہولت کاری کے اس طرح کی واردات کرنا ممکن نہیں ہے. جی صحیح. زین نقوی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آپ کو بتائیں کہ موٹیو زیادتی کیس میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. موٹیو زیادتی کیس کا ملزم تھانے میں پیش ہو گیا. ملزم وقار الحسن تھانہ CIA ماڈل ٹاؤن میں پیش ہوا. ملزم وقار الحسن کا جرم ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے, جبکہ پولیس نے گزشتہ روز ملزم کی تصاویر جاری کی تھی. زین بتائے گا, ملزم عابد علی کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے, کیا کوئی نئی اپڈیٹ آئی ہے سامنے؟ جی بالکل, اس حوالے سے تاحال جو ہے وہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ قلعہ ستار شاہ کا علاقہ ہے, ضلع شیخو پورہ ہے, جہاں پہ سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے جو ہے کیونکہ گزشتہ روز جب قلعہ ستار شاہ میں ملزم کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو IG پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ ملزم نے جب گاڑی کو آتے دیکھا تو اپنی بیوی کو لے کے فرار ہو گیا تھا, جس کے بعد پولیس نے اس گھر کی باقاعدہ طور پہ تلاشی لی, جس میں IG پنجاب نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ملزم کا نکاح نامہ جو ہے وہ بھی ملا ہے, شناختی کارڈ بھی مل گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ملزم کی بیٹی ہے وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ سرچ آپریشن وہاں پہ جاری ہے. پولیس ذرائع امکانات ظاہر کر رہے ہیں کہ آج شام تک جو ہے وہ قوی امکانات ہیں کہ آج شام تک ملزم عابد علی تک پولیس پہنچ جائے گی. اس حوالے سے جو ہے وہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں, نہ صرف پولیس فورس وردی میں بلکہ اس کے علاوہ سول میں بھی جو ہے وہ ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے. پولیس کا بھی امکانات ظاہر کر رہی ہے کہ ملزم جلد پولیس کی حراست میں ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں, جس میں CCPO لاہور, DIG انویسٹیگیشن لاہور اور SSP انویسٹیگیشن لاہور کے دفتری اور جو موبائل نمبر ہیں وہ دیے گئے ہیں, جاری کیے گئے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل باقاعدہ طور پہ جو عوام ہیں لوگ ہیں ان سے بھی مدد کی اپیل کی اور باقاعدہ طور پر 25-25 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا ہے. تو پولیس امکانات ظاہر کر رہی ہے کہ ملزم جو ہے وہ جلد پولیس کی حراست میں ہوگا, لیکن جب تک مرکزی ملزم عابد علی گرفتار نہیں ہوتا, اس سے تحقیقات نہیں ہوتی, اس سے تفتیش نہیں ہوتی, تب تک وقار الحسن پولیس کی تحویل میں ہی رہے گا. بہت شکریہ زین نقوی, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد موٹر وے زیادتی کیس میں ایک اور اہم پیش رفت کے حوالے سے یہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ملزم وقار الحسن تھانے میں پیش. ملزم وقار الحسن تھانہ CIA ماڈل ٹاؤن پیش ہوا. ملزم وقار الحسن کا جرم ماننے سے انکار. میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں, ملزم کی جانب سے بیان دیا گیا ہے. پولیس نے گزشتہ روز تصویر جاری کی تھی. مزید جانیں گے زین نقوی سے. جی زین بتائیے گا. جی بالکل, یہ گجرپورہ جو ریپ کیس ہے اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ جو ملزم جو کل باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے اور پولیس کی جانب سے جن کی تصاویر شائع کی گئی, ان میں جو مرکزی ملزم عابد علی ہے وہ تو اس وقت فرار ہے, لیکن جو دوسرا ملزم جس کی تصویر وہاں پہ شائع کی گئی اور دکھائی گئی, جس کا نام وقار الحسن بتایا گیا, وہ آج باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ CIA تھانہ ماڈل ٹاؤن میں پیش ہوا ہے. اور پولیس کی جانب سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جب یہ علم ہوا کہ
یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ ضلع شیخوپورہ کے گاؤں قلعہ ستار شاہ میں موجود ہیں، تو باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے چھاپے مارے گئے، لیکن جب چھاپے مارے گئے تو دونوں ملزمان جو ہیں وہ کامیاب ہوئے فرار ہونے میں۔ لیکن اب جو ہے پولیس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ جب کل چھاپے مارے تو جو مرکزی ملزم ہے عابد علی، اس کی بیٹی کو گھر سے جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وقار الحسن کے بھائی کو جو ہے وہ پولیس نے وہاں سے گرفتار کیا تھا، جس کی بنا پر جو ہے ملزم وقار الحسن کے والد نے جو ہے وہ ملزم کو CIA تھانہ ماڈل ٹاؤن میں پیش کیا ہے۔ ملزم کا تاحال جو ہے وہ جرم ماننے سے انکار ہے، اور ملزم کہتا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملوث نہیں ہے، جبکہ پنجاب پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اور جو ملزم کا DNA ٹیسٹ ہے وہ بھی لیا گیا ہے، لیکن جب فورینسک سائنس لیب کے سے بات ہوئی ہماری تو ان کا کہنا تھا کہ جو DNA ٹیسٹ کی رپورٹ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 روز میں آتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ DNA ٹیسٹ کا بھی رپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مرکزی ملزم عابد علی کی گرفتاری کا جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک مرکزی ملزم عابد علی گرفتار نہیں ہوتا تب تک اس کیس کی گتھیاں مزید نہیں سلجھ سکتی، یا تو DNA ٹیسٹ جو ہے اس کی رپورٹ آ جائے وہ جو نمونے بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے لیاری کے علاقے کوئلہ گودام کے قریب 2 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے، جبکہ مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ شہر قائد میں ایک اور عمارت گر گئی۔ لیاری کے علاقے کوئلہ گودام کے قریب زیر تعمیر 2 منزلہ عمارت اچانک گر گئی۔ حادثے کے مقام پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ورکرز ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی نفری بھی حادثے کے مقام پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں 4 روز کے اندر یہ رہائشی عمارت گرنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گرنے والی عمارت سے متصل ایک عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، جس کے لیے شاور چلنے کی وجہ سے گرنے والی عمارت کی بنیادیں مخدوش ہو گئیں۔ عمارت گرنے کے باعث اس سے متصل عمارتیں بھی مخدوش ہو گئی ہیں اور ان کے بھی منہدم ہونے کا خدشہ ہے۔ ان عمارتوں کو لکڑیوں کے ذریعے سہارا دیا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری کی بہار کالونی میں کوئلہ گودام کے قریب 2 منزلہ عمارت گر گئی، جس کے ملبے کے نیچے دب کر 2 افراد جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ جی عطا۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ لیاری ہے جہاں پہ 1 منزلہ عمارت جو ہے وہ گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے 2 افراد جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میں اس وقت اس حادثے کے مقام پر موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین اصغر آپ کو یہاں پہ دکھائے کہ ریسکیو کا کام جو ہے وہ جاری ہے، رینجرز اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے یہاں حادثے کے مقام پر موجود ہیں، ریسکیو کا کام جاری ہے، جبکہ یہ عمارت گرنے سے جو ہے اس کے ساتھ والی عمارت پہ دراڑ پڑ چکی ہے۔ اور کیمرہ مین اگر اصغر یہاں پہ آپ کو دکھائے کہ یہاں کی جو دوسری اس کے ساتھ والی جو عمارت ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی گرنے کا خدشہ ہے۔ ان تمام صورتحال میں جو ہے عمارت گرنے سے جو ہے 10 افراد جو ہیں زخمی ہوئے تھے، جن کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم 2 روز قبل کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں بھی ایک عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 5 افراد جہاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ کوئی عمارت گرنے کا پہلا واقعہ نہیں ہے، جبکہ اس سے قبل کورنگی اللہ والا ٹاؤن، لیاقت آباد، رضویہ اور لیاری میں بھی اس سے قبل عمارتیں گرنے کے واقعات رونما ہوئے تھے، جس میں کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے عطا حسین آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، اورنج ٹرین کے منظور شدہ کرائے میں 10 روپے مزید بڑھائے جائیں گے۔ کرایہ 50 روپے مقرر کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کابینہ کو سمری ارسال کر دی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ جی بالکل، اورنج ٹرین تو نہ جانے کب چلے گی، لیکن مسلسل کرایوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ دکھائی دیتا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ ابھی محکمہ ٹرانسپورٹ نے دوبارہ سے جو ہے کرایہ 50 روپے مقرر کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ کابینہ کو ارسال کر دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جو سمری ارسال کر دی گئی، جبکہ سمری میں موقف اپنایا گیا کہ اورنج ٹرین کی منظوری ہونے کے لیے 10 روپے جو کرایہ مزید اضافہ کیا جائے کرائے میں، اورنج ٹرین کا کرایہ جو 50 روپے مقرر کرنے کے لیے جو محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے سمری جو ہے وہ کابینہ کمیٹی کو بھجوا دی گئی، جبکہ سمری میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹرین سے جو تجویز کو بھی جو ہے سمری میں ارسال کیا گیا، شامل کیا گیا۔ جی صحیح، بہت شکریہ نبیل نقوی۔
और ISPR के मुताबिक आपको खबर देंगे, भारतीय फौज ने रकचक्री सेक्टर पर बिलाइख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 11 साला बच्ची शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए LOC की शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने भारत ने LOC के ततापानिया रकचक्री सेक्टर में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 11 साला बच्ची शहीद जबकि 75 साला खातून और 2 लड़कों समेत 4 शहरी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। मजहबी स्कॉलर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 76 बरस थी। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिबैन इंचोली इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को गुज़िश्ता शब तबीयत खराब होने पर कराची के निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के सबब खालिक़े हकीकी से जा मिले। मजहबी स्कॉलर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 1944 में भारत के शहर लखनऊ में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद 1967 में कराची मुंतकिल हो गए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी खतीब के साथ साथ शायर भी थे। आप 40 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ थे। तहक़ीक़ो तहरीर, मरसिया निगारी, शायरी की दीगर असनाफ समेत उर्दू अदब पर उबूर रखते थे। तारीख पर उनकी गहरी नजर थी, जिसके सबब दीनी महाफिल में उन्हें खुसूसी तौर पर मदू किया जाता था। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने शहजादा कासिम इब्ने हसन पर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल सवानिया तहरीर की। उनकी तसनीफ में राज खिताबत 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। गवर्नर सिंध का यह भी कहना है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मरहूम के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कोरोना में मुब्तला हो गए। नून लीग ने हमजा शहबाज को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हमजा नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी और साबित कदमी से सामना कर रहा है। जेल हुकाम का कहना है कि हमजा शहबाज के टेस्ट से मुताल्लिक ताहाल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। शहबाज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उनकी तबीयत जेल में चंद रोज से खराब थी। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हमजा शहबाज गुज़श्ता 3 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला है। बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए उन्हें कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज के इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी की जाएं। इलाज में सुस्ती या लापरवाही से पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सेहत खतरे से 2-4 हो सकती है। हमजा शहबाज के वालिद और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि मेरे बेटे हमजा को जेल में कोरोना हो गया है। हमजा शहबाज ने मुशर्रफ दौर में नैब मुकदमात का डट कर मुकाबला किया। हमजा शहबाज नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी और साबित कदमी से सामना कर रहा है। जेल हुकाम का कहना है कि हमजा शहबाज के टेस्ट के मुतालिक ताहाल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। उनके आज मजीद टेस्ट होंगे। हमजा की हालत पहले से बेहतर है, इसलिए उनको जेल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया और वो अपनी बैरक में ही मौजूद हैं। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना मजीद 6 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में वायरस के मजीद 526 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 526 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 6 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6389 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,01,481 है। अब तक 2,89,429 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना से ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,31,880 हो गई। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 97,689 रिपोर्ट हुए। KPK में 36,942, बलोचिस्तान में तादाद 13,483 हो गई। इस्लामाबाद में 15,901, आजाद कश्मीर में 2400 और गिलगित में 3,196 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 31,411 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 1,000 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि मुल्क भर में 96 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई की शरह में इजाफा जारी। एक हफ्ते के दौरान 22 अशारिया और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जारी हुआ, जबकि महंगाई की शरह 9.4% तक पहुंच चुकी है। किन अशिया की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, ये जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, हुकूमती दावों के बरक्स अगर देखा जाए तो महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 22 ज़रूरिया की ज़िंदगी की जो चीज़ें उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। अगर देखा जाए महंगाई की शरह के हवाले से तो 9.4% तक पहुंच चुकी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 0.4% महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर देखा जाए कीमतों के हवाले से तो इस वक्त फल की कीमत, जो अगर फलों के बादशाह की बात करें आम के हवाले से, तो जो कि 150 रुपये तक पिछले एक हफ्ते से कबल जो है दस्तयाब था, अब जो है 250 तक पहुंच चुका है। इस तरह सेब के हवाले से देखा जाए तो उसकी कीमत में 30 से 40 रुपये फी किलो तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद अब जो है अब कीमत जो है वो 150 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस तरह सब्जियों की वजह से देखा जाए तो टमाटर की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 26 रुपये तक इजाफा हो चुका है। इस तरह अगर देखा जाए आलू की कीमत में 10 रुपये एक हफ्ते में इजाफा देखने में आ रहा है, और प्याज की कीमत में भी 15 रुपये फी किलो तक इजाफा देखने में आ रहा है। अंडों की वजह से देखा जाए, क्योंकि अभी सर्दियों की आमद है, उससे कबल जो है अंडों की कीमत में इजाफा हो चुका है, और 4 रुपये फी दर्जन तक जो है जो अंडों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर देखा जाए जो रेट लिस्ट मुहैया की गई है दुकानदारों को, उसके ऊपर बाकायदा ये अवेजा है और इस चीज़ की खुद तस्लीम किया जा रहा है हुकूमती तरफ से कि जो इजाफा किया जा रहा है कि 26 रुपये तक टमाटर की कीमतों में और प्याज की कीमतों में भी और आलू की कीमतों में और दीगर जो ज़रूरिया ज़िंदगी की चीज़ें उनमें 22 जो हैं उन 22 ज़रूरिया ज़िंदगी की चीज़ों में इजाफा देखने वाली है। तो वो चीज़ें जो तस्लीम की जा रही हैं, उसके साथ साथ दीगर चीज़ें कहीं ऐसी हैं जिनमें इजाफा जो है वाज़े तौर पर उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। और मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। आटा 70 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो और दूध 110 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा है। मजीद जानेंगे जहांज़ेब अली की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी हालिया महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आटा 70 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो और दूध 110 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने गरीब शहरियों को रिलीफ देने के वादे किए थे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। गरीब आदमी बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सका। अभी लॉकडाउन के बाद ऐसी हालत है कि हर बंदा 1 रुपए के लिए परेशान है और अपने घर के लिए राशन तक नहीं ले सकता। तबाही की तब्दीली ऐसी शक्ल में आई है, 100 से ऊपर दूध है कि महंगाई मुल्क में इतनी हो गई है कि खुदा की कसम हम खरीद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, खरीद के रोटी नहीं खा सकते हैं। शहरियों ने मजीद कहा है कि जिले इंतजामिया हुकूमती मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करवाने में अमली तौर पर इकदाम करे ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। पेशावर में वजीर बाग की हालत जार देख कर हुकूमती बेहिसी का एहसास जाग जाता है। अब सूबाई हुकूमत को ख्याल आ गया है, उससे 9 करोड़ की लागत से दोबारा तामीर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में सैर तफरी की जगह जो है वो भी काफ़ी हद तक कम है, जबकि कुछ गिने चुने बाग जो है सैर तफरी की जगह जो है वो भी टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे जो है वो जा नहीं सकता, कोई फैमिली जो है वो जा नहीं सकते। लेकिन अगर मैं वज़ीर बाग के हवाले से बताता चलूँ तो इस बाग को जो है वो ये अंदरूने शहर में एंड वस्ट में वाक़या है। वो यहाँ पे जो शहरी हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले जो थी वज़ीर बाग की हालत जो थी वो हालत ज़ार थी, टूट फूट का शिकार था। यहाँ पे जो ईंटें लगाई गई थी वो भी जो है वो उखड़ कर सामने आ गई थी, दीवारें जो थी वो भी गिर चुकी थी। कामरान बंगश ने 9 करोड़ रुपए का जो है वो लागत आएगी। इस पे दोबारा जो है वो तामीराती काम जो है जोर शोर से जारी है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो काम है वो दोबारा जारी है, इसको दोबारा जो है वो बहाल किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो भी इसको खुश आइंद कह रहे हैं, जबकि उनका यही कहना है कि इस पार्क को जो है दोबारा बहाल किया जाए ताकि जो यहाँ पे सैर व तफरी है, खेल कूद का जो मैदान है वो दोबारा बहाल होंगे तो उनके लिए ही जो है वो अच्छा होगा। जबकि अभी जो है इसकी बहाली के लिए दोबारा जो है वो हुकूमत ने जो ध्यान दिया और दोबारा जो है वो शुरू हो गई है और जोर शोर से जारी है तैयारियां। जबकि जो यहाँ के शहरी हैं उनका भी जो है वो ये कहना है मकामी लोगों का कि ये खुश आइंद बात है। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे और अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।